आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कि एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM आर 0.8 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली। इफ इनिशियल फेज इज π/2 रेडियन देन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द SHM इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप समझ गए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, समझ गए ना ये वाला डायग्राम। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो फेज है बेटा वो π/2 है, यानी कि यहां से टाइम स्टार्ट किया जा रहा है, यहां से टाइम t इज इक्वल टू 0 हम मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका एम्पलीट्यूड जो है 0.8 सेंटीमीटर है, 0.8 सेंटीमीटर, और जो ओमेगा है बेटा टाइम पीरियड जो है वो है 0.2 सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा निकाल लीजिए, 2π/t 0.2 कितना आ जाएगा आपके पास 10 पाई। तो आंसर में आपको मिलेगा 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 0.8 साइन ऑफ ओमेगा विच इज 10 पाई t प्लस π/2। आंसर मिलेगा हमें 0.8 cos 10 पाई t, cos 10 पाई t। ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ SHM मिल जाता है 0.8 cos 10 पाई t, 0.8 cos 10 पाई t। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि आस्क अ डाउट फीचर जो है अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप पर आ चुका है, जिसमें आप 3 डाउट्स पूछ सकते हैं, एक बार में 3 डाउट्स पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ डाउट्स का कोई लिमिट नहीं है, बट आप एक बार में 3 तक डाउट्स पूछ सकते हैं, और उन डाउट्स का जो सॉल्यूशन है आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में भी आपको मिलने वाला है। तो आप प्रेफर्ड लैंग्वेज वहां पे सिलेक्ट कीजिए, आपको उसी लैंग्वेज में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस फीचर को अवेल करने के लिए, इस फीचर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी की वेबसाइट और लर्नर एप्लीकेशन जो है अनअकैडमी का, उसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है, और उस वेबसाइट और ऐप पर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना डाउट सबमिट करना है, और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में मिल जाने वाला है। तो फटाफट से जाइए और आपके एग्जाम से पहले उन सारे डाउट्स का जो है सफाया कर लीजिए। इसके बाद दूसरा कि अनअकैडमी प्रोडिजी जो है होने जा रहा है, जिसमें आप 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को होने वाला है, और 10 AM ऑनवर्ड्स इसकी टाइमिंग होने वाली है। क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th के जो जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो इसे दे सकते हैं, और एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स यहाँ पर होने वाला है। आप कंपीट कर रहे होंगे एक ऑल इंडिया लेवल पर। तो इस टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके आपको जहां भी कोड पूछा जाए तो NKC सर लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आप फ्री में बिना कोई चार्ज दिए आप इस प्रोडिजी में एनरोल हो सकें, इस एग्जाम के लिए एनरोल हो सकें। और इसमें रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूं आपको कि जो रैंक 1 है उसके लिए मैकबुक एयर, और रैंक 2 और 3 के लिए आईफोन, आईपैड, इकोडॉट एंड अमेजॉन के ढेर सारे वाउचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। और टॉप 10 बच्चों के लिए 100% तक स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक तक के लिए भी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद प्रोडिजी की बात करते हैं कि 2 बैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी है दोनों बैचेस के लिए, और दोनों ही बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, और बैकलॉग का कवरेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लास 11th का रिवीजन और क्लास 12th की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर, भी क्या मतलब यही इसके लिए ही बैच है। तो 11th का रिवीजन और 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, और इस बैच का नाम है आरंभ 2.0 मेन और एडवांस 2023 के लिए, और इसका नाम है अर्ली एंथ्यूज, और ये जेई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मेगा कॉम्बैट यहाँ पे होने जा रहा है, जेई मेन स्पेशल है। इसमें 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं 60 मिनट्स में, और इसमें ढेर सारी स्कॉलरशिप है। जैसे प्रोडिजी में था ऐसे यहाँ पे भी ढेर सारी स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप है। अप टू 500 रैंक के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है, और रिवॉर्ड्स देख सकते हैं मैकबुक एयर, आईफोन, फिटबिट, हेडफोन, स्पीकर एंड वाउचर्स, ढेर सारे यहाँ पे इनाम होने वाले हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अ 5 kg मास बाउंस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एंड ऑफ स्प्रे। तो
यहां पर दिया है कि एक आपके पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग की हेल्प से बाउंस होता है, ऊपर नीचे ऑसिलेट होता है। ये कहने का मतलब है 5 kg इसका मास है। एट विच पॉइंट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज ग्रेटेस्ट, तो इसका एक्सेलरेशन कहां पर ग्रेटेस्ट होगा ये हमें बताना है। हम जानते हैं क्योंकि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो मान लेता हूं कि यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसका, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जितना kx फोर्स लग रहा है स्प्रिंग की वजह से उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर लग रहा है। अब होगा क्या कि ये नीचे की तरफ यदि जा रहा है, यहां पर पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, इसका एक्सट्रीम पोजीशन है E1 कह दीजिए, इसका वेलोसिटी यहां पर 0 है और मैक्सिमम एक्सटेंशन इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहां पर हो चुका है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये एम्पलीट्यूड के बराबर कहलाती है। और इस समय इसका जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स वो k इंटू एक्स नॉट प्लस ए के बराबर है, k इंटू एक्स नॉट प्लस ए के बराबर है, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg के बराबर, और इस समय इसके पास सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहां तक भी आएगा, यानी कि स्प्रिंग को कंप्रेस भी करेगा, और मीन पोजीशन से इस पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो भी एम्पलीट्यूड a के बराबर होने वाला है। और इस समय एक कंप्रेसिव स्प्रिंग के कंप्रेशन की वजह से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में k ऑफ एक्स नॉट माइनस ए के बराबर, और जो है नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg के बराबर। देख सकते हैं कि इस समय भी जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के पास अपनी पूरी जर्नी का मैक्सिमम होने वाला है। तो इस एक्सट्रीम पर इस एक्सट्रीम पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के पास होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के पास होगा, और कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन है और यहाँ पर इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कीजिए कि देख सकते हैं कि बड़े आसानी से लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ SHM of amplitude 2 cm is 5 seconds. If the amplitude is made 4 cm, its periodic time will be equal to. तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम पीरियड सेम रहने वाला है 5 सेकंड, चाहे आप एम्पलीट्यूड को कम कर दीजिए चाहे ज्यादा कर दीजिए। एम्पलीट्यूड से क्या होगा कि बस उसका जो मैक्सिमम ट्रेवल है मीन पोजीशन से वो बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम अभी भी उसको उतना ही लगेगा। आंसर वुड बी 5 सेकेंड। इसके बाद यहां सवाल को सॉल्व करते हैं। A student makes the following 4 statements about particle vibrating in simple harmonic motion. First statement is the total energy of particle at point A is half of that at point B. अब यहाँ पे A और B पॉइंट जो है नहीं दिए हैं, तो इसमें पता नहीं क्या है। ए और एक ग्राफ जो है यहाँ पे होना चाहिए था कि ए और बी पॉइंट जो है कौन कौन से बता रहे हैं। तो इस फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए, हम अभी सीखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड जो है ऑप्शन उसमें दिया है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर के बराबर, और जो होता है कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब ये मिनिमम होगा ये अपने पीक पर पहुंचेगा, और ये जब मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होने वाला है। तो स्टेटमेंट जो है ये ठीक लिखा है। यहाँ पे हमसे पूछा गया लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज स्लैश आर करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले का पता नहीं बिकॉज ग्राफ नहीं दिया है। थर्ड में दिया है देयर आर 2 पॉइंट्स इन इट्स पाथ वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ आता है कुछ ऐसा, इस तरीके से ग्राफ हमें मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी की यदि बात करें, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से यहां तक। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बराबर एनर्जी हो जाती है काइनेटिक और पोटेंशियल 2 पॉइंट्स पर, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि वो कौन सा टाइम इंस्टेंट होता है
यदि हम मीन पोजीशन से टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि कौन से ऐसे टाइम इंस्टेंट्स हैं जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, देखिए काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट से जैसे ही हम आगे जाएंगे या इस पॉइंट से जैसे ही आगे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली कम होने लगती है पोटेंशियल एनर्जी से, और पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो तक पहुंच जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट का पता नहीं चल रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए। सेकंड और थर्ड, अच्छा आंसर भी हमें यही दिया है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले वाला स्टेटमेंट से आप दिक्कत ना लें, इसमें ग्राफ आपको दिया जाना चाहिए था कि पॉइंट ए और बी कहाँ कहाँ है। इसके बाद आगे चलते हैं इस सवाल की तरफ। A simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now moved upward according to the equation y is equal to kt square, where k is equals to 1 meter per second square. If the new time period is t2, then ratio t1 square by t2 square आपसे पूछा गया है। तो ये हमारे पास एक छत है और छत से एक सिंपल पेंडुलम बांधा हुआ है, इसका टाइम पीरियड जो है t1 के बराबर है। टाइम पीरियड इसका t1 है और टाइम पीरियड t1 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। अब जो इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराया जाता है, मूव करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू kt स्क्वायर। यानी इस जगह का जो y कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यदि इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा y को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का। तो d2y डिवाइडेड बाय dt2 ये आपको मिल जाता है 2kt का डिफरेंशिएशन 2k और k की वैल्यू दे रखी है आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर आपको मिल जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आंसर नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यदि एक दूसरे रेफरेंस फ्रेम में आ जाएं, जो रेफरेंस फ्रेम किसके रेस्पेक्ट, जो रेफरेंस फ्रेम क्या है कि यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के रेस्पेक्ट में हम देखें, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यदि हम देखें, तो मैं इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा सकता हूं। सूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर नीचे फोर्स हो जाएगा mg प्लस ma इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो g इफेक्टिव वैल्यू है बेटा, g इफेक्टिव है इस केस में वो क्या आ चुका है, g प्लस a के बराबर आ चुका है। तो यहाँ से टाइम पीरियड में निकाल सकता हूँ t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन g प्लस a यहाँ पे लिखा जा सकता है। और a का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब इन दोनों से t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर का रेशियो आपको निकालना है, तो आप देख सकते हैं t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास g, ऊपर आ जाएगा g प्लस a डिवाइडेड बाय g। आपको मिलेगा यहाँ पे 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10, तो आ जाएगा आपके पास 12 डिवाइड बाय 10, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 5 बार, तो 6/5 हमारा आंसर होगा। 6/5 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर व्हेन द पेंडुलम इज एट डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज इक्वल। तो यहाँ देखिए बेटा, एम्पलीट्यूड हमें दिया है, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 10 और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी पी, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के से हाफ के चला गया, आपको मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कितना है बेटा, 100 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16, सो 84 डिवाइड बाय 16 आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 84 डिवाइड बाय 16 आंसर में मिल जाएगा। 84/16 आपको मिलेगा 5.25। इसके बाद यहाँ देखिए सवाल को, 2 पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM 2 पार्टिकल्स कर रहे हैं विद एम्पलीट्यूड A एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। एम्पलीट्यूड है A और फ्रीक्वेंसी है न्यू, अलोंग द सेम लाइन दे क्रॉस ईच अदर व्हाइल ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। जब उनके डिस्प्लेसमेंट a/2 के बराबर हो जाते हैं मीन पोजीशन से,
तब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो फेज का डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास ये पार्टिकल है, वो मूव कर रहे हैं इस तरीके से, पहले जाते हैं ऐसे, फिर जाते हैं ऐसे और फिर आ जाते हैं ऐसे। तो ये पूरा साइकिल है बेटा। मेन पोजीशन पे t = 0 हमने काउंट करना स्टार्ट किया है और पहले जाते हैं राइट में, फिर यू टर्न मारते हैं, फिर लेफ्ट में जाते हैं पूरा, फिर यू टर्न मारते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। x = a/2 पर मैं मान लेता हूँ, या -a/2 भी ले सकते थे। a/2 पर ये दोनों पार्टिकल क्रॉस करते हैं एक दूसरे को मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक जा रहा है इस तरफ मीन पोजीशन की तरफ और एक जा रहा है इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। ये आपसे कहा गया है, तो बताइए कि इन दोनों के फेज के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए मैं फेजर वाला मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। यदि आप जानते हैं कि चंदू की कहानी क्या है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप चंदू की कहानी नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल पर जाइए और क्रैश कोर्स इन 20 डेज नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उनमें से एक वीडियो है पहले ही स्टार्टिंग के 6 या 7वीं वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, लगभग स्टार्टिंग की टॉप 10 वीडियोस में आपको मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में। ऑसिलेशन का थ्योरी वाला पार्ट एक आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो है, उसमें एक बहुत बढ़िया जो है तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत बढ़िया एक फनी सी स्टोरी है चंदू की, वो आप जाके सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा पूरा ये फेजर वेजर क्या है, सब समझा दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। तो जाके जरूर देख लेना। तो ये रेफरेंस लाइन है, ये आपके पास है y = 0 और ये आपके पास है y = a/2। तो एक हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और ये कुछ होगा और ये मूव कर रहा है मीन पोजीशन की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और एक हमारे पास दूसरा पार्टिकल है वो भी यहाँ पर है और वो जा रहा है इस तरफ मीन पोजीशन की तरफ। तो इसका फेजर आ जाएगा यहाँ पर और ये मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है। अब फेज डिफरेंस आपको इनके बीच में बताना है, यानी कि ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो भाई ये a है और ये a/2 है, ये a/2 है, इसका मतलब ये कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 60 + 60 ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री के बराबर। इसका मतलब फेज का डिफरेंस इनमें कितना होगा 120 डिग्री के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, आंसर 120, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस इज 120 डिग्री। आंसर चेक कीजिए, आंसर डी है, सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले सवालों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। In a simple pendulum, the breaking strength of the string is double the weight of the bob. तो यदि बॉब का वेट मान लेता हूं मैं, मास m है तो इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा mg के बराबर। तो जिस रस्सी से ये बंधा है उस रस्सी का जो मैक्सिमम टेंशन है वो किसके बराबर है 2 टाइम्स वेट ऑफ दिस बॉब, यानी कि 2 mg के बराबर ये टेंशन झेल सकता है। आगे दिया है द बॉब इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जब ये वर्टिकल से एंगल थीटा मेंटेन कर थीटा बनाता है वर्टिकल से लेट से, तब इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो टेंशन है वो स्ट्रेंथ से आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें वही थीटा कैलकुलेट करना है कि रस्सी जब टूट जाती है, रस्सी कब टूटेगी जब टेंशन रस्सी में 2 mg से ज़्यादा हो जाएगी या 2 mg के बराबर हो जाएगी। तो इनिशियल में सिचुएशन यहाँ पे बना देता हूँ कि पहले बॉब यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और किसी भी एक इंस्टेंट t पर ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा, वर्टिकल से एंगल बन रहा है थीटा के बराबर। और इस समय जो टेंशन यहाँ पर हो चुकी है बेटा, वो टेंशन हो चुकी है जस्ट 2 mg के बराबर, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर यहाँ पे टेंशन हो चुकी है। अब देखिए और कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे। एक फोर्स है mg, तो ये एंगल थीटा है तो एक कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे mg cos थीटा और एक कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पर mg sin थीटा। ये जो आपके पास बॉब है, ये बॉब इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसका मतलब इस बॉब के ऊपर लगने वाले फोर्सेस सेंटर की तरफ जो भी हैं उनका समेशन mv² r के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 mg माइनस में mg cos थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए mv² डिवाइडेड बाय l के होना चाहिए। ये यहाँ से वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से स्पीड कैसे लाएं, स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल हम करने वाले हैं।
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये लेंथ है L, ये आपके पास है एंगल थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास L cos थीटा के बराबर, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस इसने कवर की है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसने किया है वो L cos थीटा के बराबर है। तो यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करता हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाता है mg L cos थीटा, और टेंशन का वर्क डन है 0 और कोई वर्क डन है नहीं यहाँ पे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से आपको m v स्क्वायर बाय L की वैल्यू मिल जाती है 2mg cos थीटा। देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, 2 को पहुंचा दिया यहाँ और L को पहुंचा दिया यहाँ, तो mv स्क्वायर बाय L की वैल्यू 2mg cos थीटा आ जाती है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपको मिल जाता है 2mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 2mg cos थीटा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3mg cos थीटा और ये आ जाता है आपके पास 2mg के बराबर। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है 2mg बाय 3mg, आंसर आपको मिल जाएगा 2/3 के बराबर। सो cos इनवर्स 2/3 एंगल पर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, cos इनवर्स 2/3 एंगल पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब ऑफ मास m इज इक्वल टू। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन आप जानते हैं कैसा होता है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो इस तरीके से जो है ऑसिलेट करता है। तो इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड अल्फा के बराबर है या मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा के बराबर है, यानी कि इस मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम अल्फा एंगल तक जा सकता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। और यहां से जब उसको छोड़ा जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा जाएगा, तो मीन पोजीशन पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होने वाली है। स्पीड मैक्सिमम होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होने वाली है, के मैक्स यहां पर होने वाला है। तो एक के मैक्स की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। मास इस बॉब का m के बराबर है, स्ट्रिंग का लेंथ L के बराबर है। तो यहां और यहां के बीच में यदि मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहां से यहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप देखिए बेटा, ये L है, तो ये जो लेंथ है आपके पास L cos अल्फा मिल जाएगा। ये टोटल आपके पास L है, यहां से यहां तक L cos अल्फा है, तो ये मिलेगा आपको L 1 माइनस cos अल्फा। तो यहां से यहां आने में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आ रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैं लिख सकता हूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल भी लगा सकते हैं, चाहे ये भी लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। तो इसने लूज कितना किया है, mgl 1 माइनस cos थीटा cos अल्फा, और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी में गेन, यानी कि k मैक्स इनिशियल पहले तो 0 थी, तो k मैक्स की वैल्यू आ जाती है mgl 1 माइनस cos अल्फा के बराबर। आंसर mgl 1 माइनस cos अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन यानी कि a ओमेगा स्क्वायर इज पाई टाइम्स दैट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। बताओ, ओमेगा की वैल्यू पाई, टाइम पीरियड पूछा है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय पाई यानी कि 2 सेकंड आंसर आ जाता है।